नमस्कार विद्यार्थियों, में डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। तो फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद में मैं आपके साथ ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की का प्रकार्यवाद क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद की उपयोगिता समाजशास्त्र में है, मानव शास्त्र में है और सोशल वर्क में है। इन तीन विषय में यह उपयोगी होता है। यह जो प्रकार्यवाद है ये इन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यूजीसी नेट, सेट, स्लेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस एग्जाम, यूपीएससी ऑप्शनल, हाई स्कूल टीचर और इंटरव्यू के लिए ये उपयोगी है। हमारा ऐप द सोशियोलॉजी हब, इस पर मैं आपके लिए क्लासेस लेता हूं, आप इसे डाउनलोड करें। प्रकार्यवाद क्या है, पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं। फंक्शनलिज्म की अवधारणा समाजशास्त्र में जीव विज्ञान से ली गई है, बोरोड फ्रॉम द बायोलॉजी। और यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, कहां से ली गई है। प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म जो है वो प्रसारवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था, इन द रिएक्शन ऑफ डिफ्यूजनिज्म। प्रसारवाद को नकारने के लिए संस्कृति का विकास, उसका परिवर्तन, उसका परिवर्धन प्रसार से नहीं वरन प्रकार्यों से होता है, यह बताया गया प्रसारवाद में। प्रसारवाद के प्रणेता या फाउंडर्स कौन है, जिनको हम कहें तो हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। इनको यहां पर हम क्लासिकल प्रकार्यवादी या क्लासिकल फाउंडर भी कह सकते हैं। इसके बाद उत्तरवर्ती प्रकार्यवादी या लेटर फंक्शनलिस्ट कौन थे, तो उसमें टेलकैट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन, ये लोग हो जाते हैं। और फिर नव प्रकार्यवाद आ जाता है। नव प्रकार्यवादी कौन हुआ करते हैं? नव प्रकार्यवाद 1985 से शुरू होता है और इसके दो मुख्य समाजशास्त्री इससे जुड़े हुए हैं, जेफरी सी अलेक्जेंडर, निकोलस लुहमान। तो हमारा आज का जो क्लास का उद्देश्य है वो मेलिनोवस्की का फंक्शनलिज्म आपको समझाना है। मेलिनोवस्की के फंक्शनलिज्म को समझाने के पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब ही हो जाता है संस्कृति की किसी भी इकाई के द्वारा या समाज के किसी भी निर्माणात्मक इकाई के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के लिए दिया गया सकारात्मक योगदान, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनी एलिमेंट ऑफ द कल्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट और एलिमेंट। तो किसी भी इकाई के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था के लिए जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है वही प्रकार्य होता है। तो यह प्रकार्य हो जाता है सकारात्मक योगदान। तो हम जब प्रकार्य को समझ लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे प्रकार्यवाद को। अब प्रकार्यवाद किसे कहते हैं, तो प्रकार्यवाद का सिंपल से मीनिंग हो जाता है कि संस्कृति की उत्पत्ति, उसके विकास, परिवर्तन और पतन को प्रकार्यों के द्वारा समझने की पद्धति ही क्या है, प्रकार्यवाद है। संस्कृतियां क्यों उत्पन्न होती हैं, इकाइयों के प्रकार्यों के द्वारा विकसित होती हैं, इसीलिए परिवर्तित हो जाती हैं। और जब प्रकार्यों का परिवर्तन होता है तभी संस्कृति परिवर्तित होती है और संस्कृति का पतन भी प्रकार्यों से संबंधित होता है। तो प्रकार्य और प्रकार्यवाद के बाद अब हम बात करेंगे आपसे मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद। मेलिनोवस्की एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रकार्यवाद को
वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया है, साइंटिफिकली इस्टेब्लिश किया है। तो वैज्ञानिक रूप से प्रकार्यवाद को किसने स्थापित किया, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, और आप बता सकते हैं कि मेलानोव्स्की ने प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने का महान कार्य किया था। मेलानोव्स्की के प्रकार्यवाद के कुछ नाम हैं। उनके प्रकार्यवाद की व्याख्या के संदर्भ में हम इन नामों की चर्चा करेंगे कि ये नाम क्यों पड़े हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो होता है जैव सांस्कृतिक प्रकार्यवाद, दूसरा हो जाता है मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद, तीसरा होता है सांस्कृतिक प्रकार्यवाद कल्चरल फंक्शनलिज्म, चौथा नाम हो जाता है जैविक प्रकार्यवाद बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, पांचवा होता है वैयक्तिक प्रकार्यवाद इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म, फिर है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, और अंतिम हो जाता है प्योर फंक्शनलिज्म या विशुद्ध प्रकार्यवाद। ये सब नाम हैं मेलानोव्स्की के द्वारा दिए गए प्रकार्यवादी सिद्धांत के, जिनको हम निक नेम भी कहते हैं। इतने नामों से इसे जाना जाता है। हर एक नाम पर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेलानोव्स्की के प्रकार्यवाद को जैव सांस्कृतिक क्यों कहते हैं या मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं। चार विकल्प दिए जा सकते हैं कि निम्न में से किस कारण से इसे जैविक प्रकार्यवाद कहते हैं या इसको वैयक्तिक प्रकार्यवाद क्यों कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है प्रकार्यवाद के बारे में मेलानोव्स्की का विचार? कहते हैं कि हर सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक विशेषता कल्चर एलिमेंट या कल्चर ट्रेट क्या करता है, इसलिए अस्तित्व में है कि वह एक प्रकार मतलब सकारात्मक योगदान करता है। संस्कृति का कोई तत्व या संस्कृति की कोई विशेषता नष्ट क्यों नहीं हो जाती है, आखिर क्यों वो अस्तित्व में बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है कि वो कोई प्रकार्य करती है। प्रकार्य करने का मतलब सकारात्मक योगदान करती है। अब यहीं पर प्रश्न बन सकता है, मेलानोव्स्की के अनुसार संस्कृति के किसी तत्व या इकाई के अस्तित्व में बने रहने का मूल कारण क्या है? प्रकार्य करना। इसको हटा करके वो कह सकते हैं सकारात्मक योगदान करना, तो दोनों ही कारण एक ही चीज हुआ करते हैं। प्रकार्य का अर्थ ही सकारात्मक योगदान पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से संस्कृति की इकाई के द्वारा यह किया जाना। मेलानोव्स्की ने संस्कृति की परिभाषा दी है। क्या कहते हैं? कल्चर इज द मीन्स बाय विच एन इंडिविजुअल सक्सीड इन मेंटेनिंग हिज फिजिकल मेंटल एंड अल्टीमेटली द इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। कुल मिलाकर के कहने का आशय यह है मेलानोव्स्की का कि संस्कृति एक साधन है, मीन्स है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। कितने प्रकार के अस्तित्वों की चर्चा वो करते हैं? 3 प्रकार के अस्तित्व। सबसे पहले क्या कहते हैं? फिजिकल, यानी कि शारीरिक अस्तित्व बनाए रखता है व्यक्ति अपनी संस्कृति के माध्यम से। शारीरिक अस्तित्व जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आश्रय, ये संस्कृति साधन देती है जिनके द्वारा हम इन आवश्यकताओं को पूरा करके अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। दूसरा मतलब हो जाता मेंटल, मानसिक अस्तित्व। मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति संस्कृति के द्वारा करता है मेलानोव्स्की के अनुसार। कैसे? मानसिक का मतलब हो जाता है यहां पर कि हमारे मनोरंजन की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, यानी कि भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं यहां पर मेंटल नीड्स होती हैं। तो मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के द्वारा व्यक्ति करके अपने मानसिक अस्तित्व को बनाए रखता है। अल्टीमेटली तीसरा अस्तित्व जिसको वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक अस्तित्व। जब ये 2 प्रकार के अस्तित्वों की पूर्ति हो जाती है, शारीरिक और मानसिक, इसके बाद व्यक्ति संस्कृति के द्वारा अपने बौद्धिक अस्तित्व को प्रमाणित करता है, उसे बचाए रखता है। वो बताता है कि मैं भी इस पृथ्वी पर हूं। कैसे बताएगा?
अपने ज्ञान के माध्यम से। एक व्यक्ति कोई सिद्धांत बना देगा, दूसरा व्यक्ति उस सिद्धांत का समर्थन करेगा, कोई उस सिद्धांत की आलोचना करेगा और कोई उस सिद्धांत की प्रतिक्रिया में उसके विरोध में कोई नया सिद्धांत बना देगा और दुनिया जान जाएगी कि ये व्यक्ति भी यहां पर उपस्थित है, अस्तित्व में है। और इसलिए वो कहते हैं कि अल्टीमेटली यानी कि अंततः व्यक्ति संस्कृति के माध्यम से अपने इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस या अपने बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। तो संस्कृति एक साधन है मेलिनोवस्की के अनुसार, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। और वो अस्तित्व 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले फिजिकल, दूसरा मेंटल मानसिक, तीसरा इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक अस्तित्व। बिल्कुल यही बात यहां पर जो अभी हमने समझी है वो यहां पर लिखी हुई है, ये हिंदी में लिखी हुई है। क्या कि संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और अंतिम रूप से अपने बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। ये वही चीजें हो जाती हैं। कुल मिलाकर के शारीरिक यानी कि अस्तित्व के 3 स्तर हुआ करते हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। हम जब तक अपने शारीरिक अस्तित्व की पूर्ति नहीं कर लेंगे तब तक बौद्धिक अस्तित्व की बात नहीं करेंगे। और जब शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी व्यक्ति इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक अस्तित्व की बात करता है। जिस व्यक्ति के प्राणों पर संकट हो वो बौद्धिकता की बात नहीं करता है। भूखे पेट व्यक्ति के लिए दर्शन का कोई महत्व नहीं होता है। यही बात वो कहना चाहते थे। आखिर को वो संस्कृति की क्या व्याख्या करते हैं मेलिनोवस्की? संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या करते हैं और इसी के आधार पर इनका सिद्धांत आगे बढ़ता है। क्या व्याख्या है? यहां पर यह इंग्लिश में लिखी हुई है और यह रही हिंदी में। संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। मतलब क्या हो जाता है? अर्थ क्लियर होता है। संस्कृति व्यक्ति को कुछ आवश्यकताएं प्रदान करती है। आवश्यकताएं प्रदान करने का मतलब हो जाता है कि संस्कृति आपको कुछ उद्देश्य, कुछ ऑब्जेक्टिव देती है कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, क्या बनना चाहिए। जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए, आपको एक अधिकारी बनना चाहिए, आपको खिलाड़ी बनना चाहिए, आपको एक सैनिक बनना चाहिए, आपको व्यापारी। संस्कृति ने आपको ये सब क्या दिया है? आवश्यकताएं देती है कि आपको ये बनना है। लेकिन संस्कृति सिर्फ आपको आवश्यकताएं दे करके छोड़ नहीं देती है। संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको साधन भी देती है। आपसे कह दिया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता नहीं है। तो संस्कृति ने आपको एक साधन दिया। क्या दिया? पीएससी दिया। पीएससी ने विज्ञापन निकाला, फॉर्म भरिए, आप फीस जमा कीजिए, एग्जाम में अपीयर होइए, फिर वेट कीजिए, अगर आप क्वालिफाई करते तो इंटरव्यू दीजिए और इसके बाद क्या होगा? आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यही वो कह रहे हैं कि संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो संस्कृति हमें आवश्यकताएं देती है और आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी दिया करती है। कुल मिलाकर के संस्कृति प्रकार्य कर रही है। क्या कर रही है? प्रकार्य, फंक्शन परफॉर्म कर रही है। वही सकारात्मक योगदान दे रही है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में। अब आप प्रोफेसर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपनी तरफ से पढ़िए और फिर संस्कृति ने आपको एक डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा दिए हुए हैं, जिनके ऐप पर आ जाइए द सोशियोलॉजी हब और पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव संस्कृति का निर्माता बनता है तथा संस्कृति के द्वारा अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखता है। तो ये वो संस्कृति की बात कहते हैं। हम फिर आगे चल रहे हैं। इनकी बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया कि उनके बहुत सारे निकनेम्स हैं। अब उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रकार्यात्मक मूल्य, फंक्शनल वैल्यू क्या है? अब एक प्रश्न तो परीक्षा में इसी पर पूछा जा सकता है, प्रकार्यात्मक वैल्यू, प्रकार्यात्मक मूल्य या फंक्शनल वैल्यू की अवधारणा या सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ब्रोनिस्लॉ मेलिनोवस्की ने प्रस्तुत किया। क्या होता है प्रकार्यात्मक मूल्य? किसी भी घटक के द्वारा, संस्कृति के, हम कह सकते हैं कि इकाई या तत्व या विशेषक या ट्रेट के द्वारा जो भी योगदान होता है वही मूल्य होता है। मूल्य से महत्व निर्धारित होता है। क्या होता है? महत्व निर्धारित होता है। तो कुल मिलाकर के मूल्य से महत्व कहने का आशय यह है मेलिनोवस्की जी का कि जो तत्व या जो विशेषता जितना बड़ा योगदान करती है उतना ही अधिक उसका मूल्य हो जाता है। कम योगदान करने वाला तत्व का मूल्य कम होगा, अधिक योगदान करने वाले मूल्य का महत्व क्या होता है? अधिक होता है, अर्थात उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोरंजन संस्थाएं और शिक्षा संस्थाएं, अधिक मूल्य किसका होगा? तो अधिक मूल्य जो यहां पर होगा वो किसका होगा? जाकर के शिक्षा का होगा। यानी कि एजुकेशन की संस्था का मूल्य मनोरंजन की संस्था से ज्यादा होता है, क्योंकि शिक्षा हमें, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है, हमें रोजगार के साधन देती है, वो पूरे समाज के विकास का आधार होती है। इसलिए शिक्षा का मूल्य, शिक्षा का प्रकार्यात्मक मूल्य मनोरंजन से ज्यादा होता है। मूल्य से महत्व निर्धारित होता है, तो शिक्षा का मूल्य ज्यादा है, इसलिए शिक्षा का महत्व मनोरंजन की तुलना में अधिक हुआ करता है। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात करते हैं। क्या होता है? सार्वभौमिक प्रकार्यवाद का अर्थ हो जाता है, मेलिनोवस्की कहते हैं कि संस्कृति का ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका कोई प्रकार्य न हो। हर एक तत्व कोई ना कोई प्रकार्य करता है, अर्थात सकारात्मक योगदान देता है। प्रकारहीन इकाइयां अस्तित्व में नहीं रह पाती हैं, अस्तित्वहीन हो जाती हैं, मर जाती हैं। जिस इकाई का प्रकार्य नहीं रहता है वो क्या हो जाती है? अस्तित्वहीन, यानी कि मर जाएगी। हम देख सकते हैं हमारे भारतीय समाज में कई ऐसी इकाइयां या ऐसे तत्व या संकुल हैं जो मृत प्राय हो चुके हैं, क्योंकि अब वे कोई प्रकार्य संपन्न नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जजमानी व्यवस्था, क्या? जजमानी व्यवस्था, जो कि कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार था, आज शहरों में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और कुछ पिछड़े हुए गांवों में जीवित है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो भी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो मेलिनोवस्की ने कहा कि संस्कृति के तत्वों, उसके संकुलों का अस्तित्व उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकार्यों पर ही निर्भर करता है। जब तक आप प्रकार्य करोगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, आप जीवित रहोगे, अन्यथा समाज आपको समाप्त कर देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जजमानी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। क्यों है? क्योंकि संस्कृति की प्रत्येक इकाई के मूल में, उसकी जड़ में मानव की कोई ना कोई आवश्यकता संबद्ध होती है। अगर आप आवश्यकता पूर्ति नहीं करते हो तो महत्वहीन हो जाओगे। जैसे व्यक्ति होता है वैसे ही संस्कृति हो जाती है। तो यही है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, यानी कि हर संस्कृति में हर एक तत्व के द्वारा कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। जब तक वो आवश्यकता पूरी करेगा तभी तक अस्तित्व में रहेगा, नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। फिर फंक्शनल रिलेशनशिप या इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, मेलिनोवस्की इस पर विचार करते हैं कि आखिर को संस्कृति का एकीकरण कैसे है। प्रकार्यात्मक एकीकरण, संबंध या संस्कृति का एकीकरण। संस्कृति के बहुत सारे तत्व और संकुल हुआ करते हैं, ये
आपस में जुड़े क्यों हैं, एक दूसरे से टूट करके अलग होकर के बिखर क्यों नहीं जाते? तो ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने इसके बारे में समझाया, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर दिया कि संस्कृति के एकीकरण का आधार क्या है, उसके तत्वों के संकुलों के एक दूसरे से जुड़े रह करके संस्कृति को एकीकृत बनाए रखने का आधार क्या है। तो वो कहते हैं इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले प्रकारों की पारस्परिक अंतःनिर्भरता है। यानी कि संस्कृति की एक इकाई या तत्व अपने प्रकार कार्य को संपन्न करने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों के लिए योगदान करता है, खुद दूसरों की सहायता लेता है, और इसलिए वे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां पर पुनः मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे हम कहें शिक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर अपने प्रकारों के पूरा करने के लिए निर्भर है। शिक्षा क्या करेगी? व्यक्तित्व का विकास करेगी, और व्यक्तित्व के विकास से अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और अर्थव्यवस्था के विकास से अर्थात आर्थिक साधनों के प्रयोग से हम शिक्षा को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए शिक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए संस्कृति एकीकृत है। यही वो कहते हैं कि पारस्परिक अंतःनिर्भरता है। इसलिए संस्कृति के सभी तत्व एक दूसरे से अंतः संबंधित, इंटर रिलेटेड होते हैं, और सब मिलकर संस्कृति को समग्रता प्रदान करते, एक होलनेस दे देते हैं। अब ये संस्कृति के तत्व क्यों जुड़ रहे हैं? इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि मानव की सभी आवश्यकताएं व प्रेरणाएं भी परस्पर अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इंटर रिलेटेड हुआ करती हैं। और इसलिए मानव का प्रत्येक तत्व, संस्कृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से प्रकार्यात्मक संबंध रखता है। प्रकार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशन का मतलब यह हो जाता है कि मुझे अपने प्रकार्य संपन्न करने के लिए आपकी आवश्यकता है, और आपको अपना प्रकार्य पूरा करने के लिए मेरी आवश्यकता है। शिक्षा को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, और अर्थव्यवस्था को शिक्षा की आवश्यकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की आवश्यकताएं भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और ये तो मालिनोव्स्की का प्रकारवाद इसीलिए कहा जाता है कि यह सांस्कृतिक प्रकारवाद है। क्या कहते हैं इसको? सांस्कृतिक प्रकारवाद। इसीलिए कहते हैं सांस्कृतिक, संस्कृति को जोड़ करके दिखाते हैं, और इसको वैज्ञानिक प्रकारवाद भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक साइंटिफिक थ्योरी जैसा बना देते हैं। जैविक प्रकारवाद, बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं जैविक प्रकारवाद? जैविक प्रकारवाद के बारे में उन्होंने चर्चा की है किसमें? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। यह किताब है, इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, इस थ्योरी में, इस किताब में इनका सिद्धांत है थ्योरी ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकताओं का सिद्धांत। इस किताब का नाम अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। अब इस किताब पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या मालिनोव्स्की ने थ्योरी ऑफ नीड्स किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में। तो वो क्या बताते? 3 प्रकार की आवश्यकताओं की बात करते हैं, 3 स्तर की आवश्यकताएं। आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको 3 प्रकार के प्रकारों की बात की थी, संस्कृति के द्वारा पूरे किए जाते हैं। सबसे पहले शारीरिक, फिर मानसिक, और अंततः बौद्धिक। उन्हीं 3 प्रकारों पर यहां पर 3 प्रकार या 3 स्तर की आवश्यकताएं जुड़ जाती हैं। प्राइमरी या प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं? भोजन, प्रजनन और आश्रय जैसी आवश्यकताएं, ये सब क्या है? जैविक हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण द्वारा बनाई गई आवश्यकताएं जैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण आदि काम करती हैं। इनको पूरा करने के लिए ये पर्यावरण, हम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण के द्वारा ही तो करेंगे। पानी कहां से ले लेंगे? पानी पैदा नहीं कर सकते हो आप। दिमाग पैदा कर सकते हो, ज्ञान पैदा कर सकते हो, मगर पानी पैदा नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से, वो प्रकृति से ही लेना पड़ेगा। अन्न प्रकृति से लेना पड़ेगा। मकान बनाने के लिए प्रकृति का उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से इनसे ये जुड़ जाते हैं।
और फिर इंटीग्रेटिव नीड्स या एकीकृत आवश्यकताएं, जैसे हम कहें धर्म, जादू और दूसरी जो मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, वो से सब चीजें इसमें हो जाती हैं। ये सब क्या करती हैं? जो मानसिक स्थिरता और सामाजिक एकता प्रदान करती हैं। व्यक्ति एक दूसरे को का सहयोग करते रहें, एक दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार न करें, कोई किसी के साथ बेईमानी ना करे। अगर कोई किसी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति में किसी का योगदान लेता है तो उसका योगदान उसे देना भी चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? मेलनोवस्की कहते हैं। और इस प्रकार से ये 3 प्रकार के स्तरों की वो चर्चा कर लेते हैं। अब वो 7 आवश्यकताएं जो कि उन्होंने बताई हैं वो क्या होती हैं? देखिए, मूल आवश्यकताएं और ये रही 7, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं, कल्चरल रिस्पॉन्सेस। कौन सी आवश्यकता मूल है और उसकी पूर्ति के लिए संस्कृति क्या प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है। इन्हीं 7 आवश्यकताओं के कारण इसे क्या कहा जाता है? जैविक प्रकारवाद, बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। पहली चयापचय, मेटाबॉलिज्म, खाने पीने की चीजें, भोजन पानी किससे होता है? खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था संस्कृति के द्वारा की जाती है, तो इसके द्वारा होती है। दूसरा प्रजनन, रिप्रोडक्शन जरूरी है। हमारी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चे को जन्म देना भी जरूरी होता है। इसके लिए क्या होता है? नातेदारी भी होता है और विवाह, मैरिज भी हुआ करती है, ये हो जाती है। बॉडी कंफर्ट, शारीरिक आराम भी जरूरी हुआ करता है। इसके लिए आश्रय, मकान, झोपड़ी वगैरह हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये सब संस्कृति दे रही है। सुरक्षा चाहिए हमको, इसलिए बहुत प्रकार के सेफ्टी मेजर्स, संरक्षण वाले वस्त्रों से भी मिल जाती है, पुलिस थाने से भी मिल जाती है, तो सुरक्षा चाहिए। मूवमेंट, गतिविधि, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां हुआ करती हैं। शिक्षा होती है, खेल कूद हुआ करते हैं, नृत्य गायन हुआ करते हैं। विकास करना है, इसके लिए विकास करने के लिए आपको क्या मिलती है? ट्रेनिंग, एजुकेशन, शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। और 7वीं हेल्थ, स्वास्थ्य की आवश्यकता। यह हाइजीन यानी कि स्वच्छता और मेडिसिन, इनके द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो इन 7 आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संस्कृति के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं, वही क्या हो जाता है? जैविक प्रकारवाद हो जाता है। मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो हो रही है, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। तो इतना जोर जैविक पर क्यों? क्योंकि शुरुआत इसी से होती है। सबसे अधिक जोर, सबसे अधिक आवश्यक चीज जिसकी पूर्ति संस्कृति करती है, सबसे पहले वो जैविक होता है। अगर जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। सोचिए, क्या पाषाण काल में हम दर्शन की बात करते थे? नहीं था दर्शन। फिलॉसफी, जब पेट भर गया, शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती, तभी हम फिलॉसफी की बात करते हैं। संस्कृतियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? जब आवश्यकताएं एक जैसी हैं, मूल आवश्यकताएं सबकी एक जैसी और एक जैसी प्रतिक्रियाएं हैं, तो फिर संस्कृतियों में भिन्नताएं क्यों हैं? तो क्या कहते हैं कि इन 7 मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सांस्कृतिक तत्व एक साथ करते हैं, किंतु विभिन्न समाजों में इन तत्वों के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। तो तत्वों के स्वरूपों की भिन्नता के कारण संस्कृतियां भिन्न स्वरूप में पाई जाती हैं। अन्यथा संस्कृतियां आवश्यकताएं लगभग एक जैसी ही पूरा करती हैं। तो वास्तव में प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की धारणा ही उनके प्रकारवाद का केंद्रीय विषय वस्तु है। अब इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, केंद्रीय विषय वस्तु क्या है?
सेंट्रल आइडिया क्या है ना, तो वो यही हो जाता है सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय वस्तु। जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही सबसे प्रमुख हुआ करती है। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताएं कहां से पूरी होंगी? तो सबसे पहले वो, और इसलिए इसको जैविक कहा जाता है या प्राणी शास्त्रीय पर वो जोर दे देते हैं। फिर कूला विनिमय चक्र का उन्होंने क्या किया है, व्याख्या की। सबसे पहली बात तो यह हो जाती कि सबसे पहली व्याख्या किस चीज की थी प्रकारवादी दृष्टिकोण से? कूला एक्सचेंज रिंग, वो क्या है, उस पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कूला एक्सचेंज रिंग की व्याख्या क्या है? किताब जिसमें इसको उन्होंने वर्णित किया, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। किताब का नाम है आर्गुनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922। प्रकारवादी व्याख्या सबसे पहले किसकी की, किस पुस्तक में की, किस सन में की? 1922 में पुस्तक आती है आर्गुनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, और इसमें इन्होंने ट्रोब्रियंड द्वीप समूह में रहने वाली, द्वीप समूहों में रहने वाली जनजातियों के कूला विनिमय चक्र की प्रकारवादी व्याख्या प्रस्तुत की। तो क्या हो जाता है? तो कूला में होता क्या है? कूला नहीं, कुला। घड़ी की दिशा में लाल सीपों का हार जिसको कहते हैं सोलवा, और घड़ी की विपरीत दिशा में सफेद सीपों का कंगन मवाली निरंतर चक्कर विभिन्न द्वीप समूहों में लगाते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये एक आइलैंड हो गया, एक ये आइलैंड हो गया, एक ये आइलैंड हो गया, और ये आइलैंड हो गए। इस तरीके से ये घूम रहे हैं। घड़ी की दिशा में लाल सीपों का हार 16 यानी कि एस, और घड़ी की विपरीत दिशा में कंगन मवाली घूमता है, ये रहा एम। इस तरीके से एक इधर से इधर जाता है तो दूसरा इधर आ जाता है, एम और एस, ये घूमते रहते हैं इन द्वीपों में। अब इसका जब ये आते हैं, कंगन आएगा तो क्या होगा, हार आएगा तो क्या होगा? बहुत सारे विद्वानों ने इसको समझने की कोशिश की, मगर कोई इसकी वास्तविक यथार्थ व्याख्या नहीं कर पाया। मेल्नोवस्की ने इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया, सहभागी अवलोकन किया। आर्म चेयर स्पेशलिस्ट की जो पद्धति हुआ करती थी उसको छोड़ करके उन्होंने इसको अपनाया, और फिर यहां पर उन्होंने वहां पर रहते हुए अध्ययन किया, और फिर प्रकार्यात्मक पद्धति से इसका विश्लेषण कर दिया, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि यह विभिन्न द्वीप समुदायों के बीच गठबंधन का आधार है। अलायंस बना लेते हैं वो। वास्तव में जब एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर यह चीज पहुंचती है तो उस द्वीप के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसका स्वागत किया जाता है, नृत्य गायन हुआ करता है, उसकी पूजा की जाती है। जो सामग्री आती है, हार या कंगन, उसकी पूजा पाठ किया जाएगा, सामूहिक नृत्य गायन होगा, सामूहिक भोज होता है, और उसी समय पर बाजार लगता है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। कुछ समय वो लोग यहां पर रुकते हैं, फिर वो दूसरे द्वीप पर चले जाएंगे यहां से इसको छोड़ करके, और इस तरीके से सभी द्वीपों पर घूमते रहते हैं। तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर कंगन और हार घूमता रहता है, सोलवा और मवाली घूमते रहते हैं। जब भी एक दूसरे द्वीप पर पहुंचते हैं तो उस तरीके से उसका स्वागत होगा, जैसे मैंने बताया। धार्मिक गतिविधियां भी होंगी, आर्थिक गतिविधियां भी होंगी, मनोरंजन भी होगा, खान पान भी होगा। और यहां पर एक और चीज होती है कि जिन द्वीपों के बीच में ये
मवाली और सोलवा घूम रहे हैं, उन्हीं द्वीपों के व्यक्तियों के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, उसके बाहर नहीं। दरअसल ट्रोवियरंड आइलैंडर्स जो हुआ करते हैं वे आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, उनके बीच के संबंध शत्रुतापूर्ण हुआ करते हैं और वे फिर इस प्रकार से कूला चक्र बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नेटो एक संगठन है, कभी सीटू हुआ करता था। तो यह अवधारणा तो अभी आधुनिक राजनीति विज्ञान में आ गई, लेकिन वास्तव में जनजातियां इसमें बहुत पुराने या बहुत पहले से इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रही हैं। तो ट्रोवियंड द्वीप में लोग अलग अलग अपने गुट बना लेते हैं, अलायंस या गठबंधन बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। इस प्रकार से कई वहां पर कूला चक्र चलते हैं। नियम यह है कि अगर एक कूला चक्र के किसी भी समुदाय के ऊपर आक्रमण किया गया तो सभी के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और सब मिलजुल करके क्या करेंगे, प्रतिकार करेंगे। धार्मिक महत्व यह हो जाता है इसका कि धार्मिक आधार पर वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसलिए अगर किसी ने भी अपने कर्तव्य से विमुखता का प्रदर्शन किया, लड़ने नहीं गया जब लड़ाई होगी, तो उसे दैवीय दंड का भुगतान करना पड़ेगा। डिवाइन पनिशमेंट से बचने के लिए, दैवीय दंड से बचने के लिए लोग यहां पर काम करते हैं। धोखा नहीं देंगे लड़ाई के समय। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक आधार पर जुड़े हुए हैं। और फिर उनके वैवाहिक संबंध होते हैं द्वीपों के बीच में। एक द्वीप पर दूसरे द्वीप से किसी की यहां लड़की का ब्याह हुआ है, कहीं से वो बहू लेके आया है, तो वो रिश्तेदार भी हैं और इसलिए भी उनका कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे की मदद करें। तो यही है कूला चक्र की व्यापक व्याख्या जो कि ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की के द्वारा की गई थी। उन्होंने जादू और धर्म की प्रकार्यात्मक व्याख्या भी की। क्या क्या? एक प्रसिद्ध उनका निबंध है। क्या नाम है निबंध का? मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। यह 1925 में आया था, निबंध प्रस्तुत किया, पब्लिश हुआ। इसमें उन्होंने क्या बताया? जादू के बारे में कहते हैं कि जादू के माध्यम से आदिम जगत का मानव अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करता है। क्या कर सकता है? उन्होंने कहा कि जादू के माध्यम से व्यक्ति मनचाहा प्रेम पा सकता है, यानी वो जादू करता है किसी लड़की या लड़के को प्राप्त करने के लिए, यानी कि मनचाहा प्रेम पा सकता है, अपमान का बदला ले सकता है। जादू आशावाद का मानक है ना, सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म इन प्रिमिटिव वर्ल्ड। आशावाद, हम घोर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ, क्या होगा हमारा। तब अगर कोई जादुई क्रियाएं संपन्न कर देता तो उसको लगता है कि अब हमारा काम बन जाएगा। आशावाद, ऑप्टिमिज्म जादू के द्वारा पैदा होता है। संघर्ष तो व्यक्ति स्वयं करता है। जादुई शक्ति या दैवीय शक्तियां संघर्ष करने नहीं आती हैं, मगर जादुई क्रियाएं संपन्न करने के बाद व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो संघर्ष कर लेता है। और इसलिए वो कहते हैं कि जादू आशावाद का मानक है। ट्रोवियंड द्वीपों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जोखिम के दौरान चिंता को कम करने के लिए जादू किया जाता है, यानी कि जादू का एक प्रकार है। हम मछली पकड़ने के लिए जाएंगे और वहां पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ते समय एक साधारण सी नौका पर कुछ भी हो सकता है। आप शिकार करने गए थे, शिकार खुद भी हो सकते हैं, और इसलिए जादू करके जाते हैं तो व्यक्ति को चिंता नहीं होती है, उसके परिवार वाले भी चिंता नहीं करते हैं कि मुर्गी की बलि चढ़ा के गए हैं और इसलिए वो बच के आ जाएंगे और मछली भी पकड़ के ले आएंगे। इसलिए ये जादू का क्या हो जाता है? फंक्शन या प्रकार हो जाता है। धर्म की प्रकार्यात्मक व्याख्या क्या करते हैं? फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। क्या है कि धर्म व्यक्ति को भावनात्मक परिधि से मुक्त कर देता है, बोध, नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन में विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, सामाजिक नियंत्रण, कर्तव्य बोध को जागृत कर देता है और
सामरिक इकाई के रूप में जनजाति की विशिष्ट अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर देता है। यह धर्म के प्रकारों की बात कर रहे हैं, यानी कि धर्म भावनात्मक परिधि से मुक्त करता है। कैसे कर देता है? धर्म के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। गलत गलत, सही सही होता है। अगर किसी व्यक्ति के स्वजन ने, उसके बहुत ही निकट संबंधी ने भी धार्मिक रूप से कुछ गलत किया होता है तो उसके साथ भी दंडात्मक व्यवहार किया जाएगा। फिर यह नहीं देखा जाएगा कि मेरा अपना है या मेरा पुत्र है या मेरा पिता है, कि मेरी पत्नी है या मेरा पति है, जैसे कि श्री कृष्ण गीता में कह देते हैं कि धर्म युद्ध है, इसमें अपने पराये का भेद नहीं है। इसी प्रकार की बात दुर्खीम कहते हैं कि धर्म भावनात्मक परिधि से मुक्त कर देता है। और क्या कर देता है? कर्तव्य बोध। आपके कर्तव्य उन्हें करिए, ये मत देखिए कि अपने और पराये क्या हुआ करते हैं। तो कर्तव्य बोध धार्मिक और नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन में विशिष्ट दिशा प्रदान कर देता। क्या करना है क्या नहीं वो करो जो धार्मिक रूप से उचित है। सामरिक इकाई के रूप में जनजाति की विशिष्ट अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर देता है। सारी जनजाति को वो जोड़ देते हैं एक यूनिट के रूप में, ताकि आप मिलजुल करके, संगठित होकर के अपने अस्तित्व को बनाए रखें। धर्म संस्कृति की पहचान भी होता है और उन्हें नैतिकता के सूत्र में बांध करके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सामूहिक संघर्ष करने में भी मदद करता है। और इस प्रकार से मेलिनोवस्की की प्रकारवाद का अंतर विषयी महत्व क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अंतर विषयी, इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयी का मतलब होता है कि कई विषय सब्जेक्ट मिलकर के एक ही चीज पर काम करें, वही क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर विषयी। तो यह एक अप्रोच होती, उपागम होता है अध्ययन करने का। मेलिनोवस्की ने कहा कि फंक्शनलिज्म में अंतर विषयी उपागम बहुत ही उपयोगी होगा। अब क्यों होगा? सिंपल सी बात हो जाती है कि मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रकारों के प्राणी शास्त्रीय प्रकारों से उन्होंने सहसंबंधित कर दिया। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। इसी प्रकार से संस्कृति के भी सभी पक्ष एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। और इसलिए अगर हम अंतर विषयी उपागम से चर्चा करें या समझना चाहें तो कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो एक अर्थशास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक और एक समाजशास्त्री मिलकर के बेहतर तरीके से संस्कृति के प्रकारों को समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक का योगदान एक सामान्य समाजशास्त्री की तुलना में अधिक हो सकता है मनोवैज्ञानिक पक्षों को समझने में। और इसलिए वो कह देते हैं कि संस्कृति व मनुष्य के विभिन्न पक्ष आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, जैविक आदि परस्पर अंतः संबंधित हैं। अतः संस्कृति की समग्रता में व्याख्या के लिए अंतर विषयी उपागम प्रकारवाद में उपयोगी हो जाता है। और इस तरीके से मेलिनोवस्की की अप्रोच व्यापक है। आलोचनाओं पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछते हैं। और यूपीएससी जैसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं तब आपके लिए ये चीजें लिखना भी जरूरी होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रकारवाद या मेलिनोवस्की के प्रकारवाद की आलोचनाओं पर प्रश्न। तो क्या होते हैं? कुछ इकाइयां विघटनकारी कार्य क्यों करती हैं? मेलिनोवस्की का प्रकारवाद इसके बारे में कुछ नहीं कहता, मौन धारण कर लेता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे हम कहें कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में विघटन के कार्य भी किए। अब आपने ये तो बता दिया कि साहब क्या प्रकार्यात्मक है, क्या अच्छा करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के कार्य हैं मेलिनोवस्की उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं। तो एक आलोचना हो जाती है। दूसरा, रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्या कहा
मार्टन ने कहा कि मेलिनोवस्की की सार्वभौमिक प्रकार की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। यूनिवर्सल फंक्शन, सार्वभौमिक प्रकार की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुष्प्रकार भी होते, डिस्फंक्शन भी होते हैं, और नो फंक्शन अकार्य, जिसमें संस्कृति की कुछ इकाइयां कुछ कार्य करती ही नहीं। जबकि मेलिनोवस्की ने क्या कहा, हर इकाई का कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य यानी कि सकारात्मक योगदान जरूर देती है। वो कहते कुछ इकाइयां कोई कार्य नहीं करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, नो फंक्शन अर्थात अकार्य, और कुछ नकारात्मक कार्य करती, जिन्हें क्या कहते हैं, डिस्फंक्शन, दुष्प्रकार्य। जबकि उन्होंने सिर्फ सकारात्मक कार्यों की बात की, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो त्रुटिपूर्ण है। मेलिनोवस्की ने कहा कि पहले प्रकार्य और इसके बाद इकाई। समाजशास्त्रियों के बड़े वर्ग, जिनको हम संरचनावादी कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी, उनके अनुसार पहले प्रकार्य और फिर इकाई, लेकिन स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है कि पहले इकाई और फिर प्रकार्य। अभी जो बात थी, मार्टन ने कहा था कि सार्वभौमिक प्रकार की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। इसी को एडवर्ड बर्नेट टायलर के सांस्कृतिक जीवाश्म, कल्चरल फॉसिल से भी समझा जाता है कि संस्कृति की बहुत सारी इकाइयां कोई कार्य नहीं करती, लेकिन फिर भी अस्तित्व में बनी रहती हैं। जबकि मेलिनोवस्की ने कहा था कि प्रकार्य नहीं होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगी। हमारे अपने समाज में, भारतीय समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी हम कर लेते हैं। शादी के समय पर देखें तो दूल्हे के जूते चुरा लिए जाते हैं। फिल्मों में बहुत सारे गाने वगैरह बनते रहते हैं उनको लेकर के, दूल्हे के जूते चुराए सालियों ने। आज उसकी कोई प्रकार्यात्मक उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। इसी को कल्चर फॉसिल या सांस्कृतिक जीवाश्म कहा था, किसने, टायलर ने। ये तमाम पक्ष हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यह है मेलिनोवस्की का प्रकार्यवाद। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और इस प्रकार्यवाद की क्लास के ऊपर के बाद मैं इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की एक क्लास लूंगा, जिसमें हम आपसे को क्वेश्चंस देंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास है और इसके बेस्ड पर हम आपको एक मल्टीपल चॉइस क्लास लेंगे। तो मिलेंगे उस क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।